हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। इस क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो होगा बेसिक थ्योरम जो इनडिटरमिनेट ट्रस को या इनडिटरमिनेट बीम को या फ्रेम को एनालिसिस करने में यूज होगी। जो भी हमने लास्ट क्लास में मेथड के बारे में देखा था, फोर्स मेथड के एग्जांपल देखे थे, डिस्प्लेसमेंट मेथड के एग्जांपल देखे थे, उन मेथड में कहीं ना कहीं ये सारी थ्योरम जो है वो यूज होगी। तो ये थ्योरम क्या है, किस कंडीशन में यूज होती है और इनका बेसिक क्या क्या है, वो सारी चीजें हम लोग जो है इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिक जो थ्योरम है उसके अंदर सबसे पहले आता है कैस्टिग्लियानोस थ्योरम, दूसरा आता है बेटिस लॉ, तीसरा आता है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। राइट, इन तीनों से गेट एंड ईएससी दोनों के अंदर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन तीनों मेथड का जो है, इन तीनों थ्योरम का जो है यूज होता है अलग अलग मेथड में जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है। तो वन बाय वन हम इन तीनों को देख लेते हैं क्या होता है और किस तरीके से हैं। ठीक है, तो इन तीनों थ्योरम से आगे बढ़ने, इन तीनों थ्योरम को देखने के लिए इन तीनों की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इन तीनों थ्योरम की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तीनों थ्योरम के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि ये कहते हैं कि मटेरियल जो है वो लीनियर इलास्टिक होना चाहिए, हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए एंड सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि अनयील्डिंग ऑफ सपोर्ट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती हैं तो ही आगे आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर आप इन तीनों को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होगा इन तीनों के लिए फॉर ऑल अबव थ्योरम्स द मटेरियल, जो मटेरियल होगा वो क्या होगा? द मटेरियल मस्ट बी लीनियर इलास्टिक, मस्ट बी लीनियर इलास्टिक। लीनियर इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? लीनियर इलास्टिक का मतलब ये होता है दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने जब पहला चैप्टर डिस्कशन किया होगा तो वहां पे आपको मटेरियल के बारे में बताया होगा कि भाई मटेरियल जो है दो तरीके से फॉलोअप करता है। मतलब फॉलोअप करने का मतलब है लोड को रेजिस्ट करता है। एक होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का रिवाइज करूं तो क्या होगा? लीनियर और नॉन लीनियर का मतलब क्या है? अगर हम इसमें देखें तो मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक बॉडी है, एक मेंबर है जो होगा कुछ ऐसे एंड दूसरा मेंबर है होगा कुछ इस तरीके से। राइट, और यहां पे मैं एक मेंबर और बना देता हूं एंड एक दूसरा हो जाएगा कुछ ऐसे। लुक एट दिस। तो मैं दोस्तों यहां पे अगर मैं मेंबर बना किसी भी बॉडी के लिए कर्व बनाता हूं तो कर्व बनेगा, सबसे पहले हम बना लेते हैं किसके लिए? माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील के लिए बनाते हैं तो ये हो जाएगा माइल्ड स्टील का कर्व कुछ ऐसे, देन ये हो जाए कुछ इस तरीके से और उसके बाद में ये जो कर्व होगा वो जाता है कुछ इस तरीके से। दिस इज फॉर माइल्ड स्टील। और अगर मैं रबर के लिए कर्व बनाता हूं तो रबर के लिए कर्व होता है कुछ ऐसे इस तरीके से। सो ये हो जाएगा एमएस के लिए, माइल्ड स्टील के लिए, ये हो जाएगा माइल्ड स्टील के लिए और ये हो जाएगा रबर के लिए। ये हो जाएगा रबर के लिए। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व बना हुआ है ये। राइट, अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं देखता हूं दोस्तों तो कुछ पॉइंट यहाँ पे, ये जो पॉइंट कहलाता है वो होता है ए पॉइंट जिसको आप लोग बोलते हो प्रोपोर्शनल लिमिट, और ये कहलाता है बी पॉइंट जिसको आप लोग बोलते हो इलास्टिक लिमिट, और ये कहलाता है सी पॉइंट जो यील्ड पॉइंट कहलाता है। ठीक उसी तरीके से जब आप इसमें देखोगे तो ये पॉइंट होता है ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अगर मैं बी पॉइंट को ये बोल रहा हूं कि ये इलास्टिक लिमिट है, अगर मैं बी पॉइंट को ये बोल रहा हूं, बी पॉइंट को क्या बोल रहा हूं? बी पॉइंट को बोल रहा हूं ये हो जाएगा इलास्टिक लिमिट। बी कहलाता है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। तब मैं इन दोनों मटेरियल के लिए, एक है माइल्ड स्टील और दूसरा है रबर, तो इन दोनों मटेरियल के लिए कंक्लूजन निकाल सकता हूं, कंक्लूजन कर सकता हूं। क्या कंक्लूजन हो जाएगा इन दोनों के लिए? कि भाई ये जो है वो लीनियरली बिहेवियर दे रहा है। ये कैसा बिहेवियर दे रहा है? ये दे रहा है लीनियर बिहेवियर, लीनियर बिहेवियर। और ये हो जाएगा आपके पास नॉन लीनियर बिहेवियर, नॉन लीनियर बिहेवियर।
नॉन लीनियर बिहेवियर। क्लियर है? अब नॉन लीनियर और लीनियर बिहेवियर हम लोग कहां तक देख रहे हैं? हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं बी पॉइंट तक। हम कहां तक देख रहे हैं? बी पॉइंट तक। सो ये तीनों मेथड क्या कहते हैं? ये तीनों मेथड ये कहते हैं, तीनों मेथड यानी तीनों थ्योरम कौन कौन से हैं? कैस्टिग्लियानो, बेटिज लॉ एंड मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहते हैं? मटेरियल मस्ट बी लीनियर इलास्टिक, इलास्टिक जोन में होना चाहिए यानी कि बी पॉइंट के अंडर होना चाहिए, बट उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? उसका बिहेवियर होना चाहिए लीनियर। उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बिहेवियर होना चाहिए लीनियर। इसका मतलब मैं इस वाले मटेरियल की बात कर रहा हूं, ना कि रबर की। क्लियर है? तो लीनियर इलास्टिक का जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, जो आपको जरूरत है या जो रिक्वायरमेंट है, वो ये है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ये इसका क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन हो गया। तो फॉर ऑल अबाउ थ्योरम्स द मटेरियल मस्ट बी लीनियर इलास्टिक, मटेरियल मस्ट बी लीनियर इलास्टिक एंड आगे क्या कह रहा है? एंड कोमा टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब ये रहा कि भाई टेम्परेचर की वजह से बॉडी के अंदर किसी भी तरह की कोई स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होनी चाहिए। तो फिर किसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हो सकती हैं? वो डेवलप हो सकती हैं एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से। टेम्परेचर का उस बॉडी पे या उस मटेरियल पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया नो स्ट्रेस, नो स्ट्रेस विल इंड्यूस, नो स्ट्रेस विल इंड्यूस ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रेसेस जो है वो डेवलप नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। एंड आगे हो जाएगा एंड सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग, सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग, सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग, सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब क्या हुआ? सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस वाले की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये रहा कि भाई कोई भी सपोर्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेटल नहीं होना चाहिए। मीन्स कि अगर आपके पास मान लीजिए ये कोई एक बीम सेक्शन है, ये कोई एक बीम सेक्शन है, और इस बीम सेक्शन पे अगर आप ये बोलते हो कि भी इसका सपोर्ट जो है यहां दे रखा है, फॉर एग्जांपल दिस इज द सपोर्ट एंड हियर इट इज द सपोर्ट, ये दे रखा है कुछ ऐसे, ये दे रखा है कुछ ऐसे, और यहां पे अगर हम बात करें तो ये हो जाए कुछ इस तरीके से। ये कोई एक बीम है, जब इस बीम पे लोड एक्ट होता है, जब इस बीम पे लोड एक्ट होता है तो नो सपोर्ट सेटल डाउन, यानी कि इस बीम का ओरिजिनल अलाइनमेंट अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल बना रहना चाहिए। तो अनयील्डिंग ऑफ सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? अनयील्डिंग ऑफ सपोर्ट का मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? नो सपोर्ट, नो सपोर्ट सेटल डाउन, नो सपोर्ट सेटल डाउन, सेटल डाउन मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? मीन्स ओरिजिनल, मीन्स हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट of beam must be remain same, must be remains same। क्या होनी चाहिए? ये ओरिजिनल अलाइनमेंट सेम रहना चाहिए जैसे पहले बना हुआ था। बेसिकली कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि भाई जब इस बॉडी पे यानी कि इस मटेरियल पे लोड लगता है तो लोड का इफेक्ट ही ओनली रहे, बाकी इसके अलावा और कोई पैरामीटर जो है वो यहाँ पे कोई स्ट्रेसेस इंड्यूस ना करें। सर टेम्परेचर का समझ में आता है, लीनियर इलास्टिक का समझ में आता है, सपोर्ट की वजह से क्यों? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हालांकि मैंने टेम्परेचर वाले पॉइंट में भी बताया था, जब हम टेम्परेचर की वजह से बॉडी के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हुई थी तब भी मैंने बताया था, यहां पे भी बता रहा हूं।
आगे इसको फॉर्मुलेशन भी करेंगे। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं या हो सकती हैं किस किस की वजह से, सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से और मटेरियल की वजह से भी, ध्यान रखना ये। जबकि डिटरमिनेट के अंदर इनका कोई रोल नहीं है, कोई भी सपोर्ट जो है सेटलमेंट हो जाए, उस सेटलमेंट की वजह से किसी भी बॉडी में कोई भी स्ट्रेसेस इंड्यूस नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर इनडिटरमिनेट का कोई भी सपोर्ट अगर सेटल हो जाए तो वो फिर स्ट्रेसेस इंड्यूस करेगा। सो दैट्स वाई हम लोगों ने इसको क्या करा कि सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब सपोर्ट अपनी जगह है, कोई सेटल नहीं हो रहा, मतलब इस सपोर्ट सेटलमेंट की वजह से कोई स्ट्रेस इंड्यूस नहीं हो रही है, टेम्परेचर की वजह से कोई स्ट्रेस इंड्यूस नहीं हो रही है, मटेरियल लीनियर इलास्टिक है, यानी कि नॉर्मल जो मटेरियल है वो एक तरीके से नॉर्मल है, एडिशनली कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है। आप एक्सटर्नल लोड जब अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज द मीन। तो इन तीनों थ्योरम के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इन तीनों थ्योरम के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये है तो फिर आगे आप बात कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं, वन बाय वन बात करते हैं। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो तीनों कंडीशन क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो सेटिस्फाई हो रही है तो पहला जो कंडीशन है कैस्टिग्लियानो थ्योरम का, जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास दैट इज फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, फर्स्ट थ्योरम ये कहता है, सुनना ध्यान से, जो चीज मैं यहाँ पे मैथमेटिकली लिख रहा हूं उसी चीज को मैं इंग्लिश के अंदर लिखूंगा और कुछ नहीं है। फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, फर्स्ट थ्योरम में कहता है द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एनी डिस्प्लेसमेंट, विथ रेस्पेक्ट टू एनी डिस्प्लेसमेंट will give the force in the direction of the displacement. The first partial derivative of total strain energy with respect to any displacement is equal to the force in the direction of that displacement. यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आया है उसी डायरेक्शन में फोर्स का वैल्यू देगा। लाइक कैसे, तो ये कहता है कुछ इस तरीके से, सपोज करिए ये आपके पास में कोई भी एक बॉडी है, हियर इट इज and it is subjected to a point load, it is subjected to a point load here। जैसे आप इस पे P लोड लगाते हैं, जैसे आप इस पे P लोड लगाएंगे क्या होगा, P लोड लगाएंगे तो ये बॉडी जो है वो क्या करेगी, ये बॉडी जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी कुछ इस तरीके से, ये बॉडी कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पे जो इसने डिस्प्लेसमेंट दिया है, यहाँ पे इसने जो डिस्प्लेसमेंट दिया है ये वाला डेल्टा, वो डेल्टा आप जो है इसकी वजह से इस वाले थ्योरम से निकाल सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एनी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली आप जो है इसको मोमेंट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो मोमेंट की टर्म्स में क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एनी डिस्प्लेसमेंट विल गिव द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यहां पे मैं फोर्स का नाम नहीं बोल रहा हूं, फोर्स के अंदर लोड और मोमेंट और एक्सियल सब आते हैं, डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट थ्योरम। तो इसमें अगर आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, सपोज करिए ये कोई एक बीम सेक्शन है, इट इज द बीम सेक्शन, एंड जब आप इसके ऊपर जो है, जब आप इस पे जो है लोड अप्लाई करेंगे यानी कि मोमेंट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब आप इस पे मोमेंट अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में m, तो इस मोमेंट की वजह से ये जो बॉडी है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी कुछ ऐसे, एंड यहाँ पे जो रोटेशन दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड थीटा। तो यहाँ पे हम फोर्स को डिनोट कर रहे हैं मोमेंट के द्वारा, यहाँ पे हम फोर्स को डिनोट कर रहे हैं P के द्वारा। इस P की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है और इस M की वजह से रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है फर्स्ट थ्योरम।
दिस इज कॉल्ड फर्स्ट थ्योरम। तो अब इसी चीज को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, ये हो जाएगा दैट इज फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी with respect to total strain energy with respect to any force with respect to any displacement अब डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन, कुछ भी हो सकता है। विथ रेस्पेक्ट टू एनी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फोर्स हो जाएगा P और मोमेंट, कुछ भी हो सकता है, P यानी कि एक्सटर्नल लोड, M यानी कि एक्सटर्नल मोमेंट। तो इज इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन and at the position of displacement so this is called Castigliano's first theorem। ये क्या कहलाती है, कैस्टिग्लियानो का पहला थ्योरम कहलाता है, ठीक है, दिस इज द वन। तो ये हो जाएगा कैस्टिग्लियानो का पहला थ्योरम, राइट। तो ये जो चीजें उसी को हमने यहां लिखा है और कुछ अलग नहीं है। अब इसका सेकंड थ्योरम क्या होगा, सेकंड थ्योरम सेम यही बात कहता है बट इसका वाइस वर्सा है। सेकंड थ्योरम क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा दैट इज सेकंड थ्योरम हो जाएगा, सेकंड थ्योरम ये कहता है द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी with respect to any force is equal to the displacement in the direction of the force। पहला थ्योरम डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा था, दूसरा थ्योरम फोर्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा है। इसको मैं चाहूं तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं, डेल यू ओवर डेल एम। जब मैं मोमेंट के रेस्पेक्ट में करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, रोटेशन आ जाएगा। क्लियर है। आप इस वाली चीज को देख के जरा सोचिए, ये हमने कहां यूज कर रखा है, ये हमने यूज कर रखा है जब हमने इनडिटरमिनेट ट्रस्ट को एनालिसिस किया था, तब भी कैसे आपको याद हो तो हमने एक्स डैश का वैल्यू कैसे निकाला था, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0 करके। लेको फिट ऑफ मेंबर में एक्स नोट का वैल्यू कैसे निकाला था, डेल यू ओवर डेल एक्स नोट इज इक्वल टू डेल्टा। टेम्परेचर की वजह से जो मेंबर में, बाकी मेंबर में जो फोर्सेस आ रहे थे वो हमने कैसे निकाला था, डेल एक्स डैश इज इक्वल टू डेल्टा टेम्परेचर। तो ये जो एप्लीकेशन है वो किसका एप्लीकेशन है, कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम का। क्लियर है। तो यही चीज हम लोगों ने वहां पे कैलकुलेट करी थी। तो इसके अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंबाइंड एप्लीकेशन ऑफ कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम एंड द मिनिमम वर्क डन, क्योंकि यहां पे इक्वल टू 0 किया है। यहां पे हम मिनिमम वर्क डन का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, ये प्योरली एप्लीकेशन है कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम का, राइट। सो दिस इज द वन, ऑलरेडी हम लोग इसका एप्लीकेशन देख चुके हैं और इस पे प्रॉब्लम भी बना चुके हैं, गेट की पीवाईक्यू भी बना चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज, ये हो जाएगा द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी with respect to any force
with respect to any force is equal to displacement in the direction of force। क्लियर है? तो ये सेकंड थ्योरम होगा जिसका एप्लीकेशन, जिसका यूज हम लोग जो है क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट ट्रस्ट के अंदर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, तो ये है आपके पास जो कैस्टिग्लियानो थ्योरम। नेक्स्ट जो थ्योरम है दैट इज कॉल्ड बेटिस थ्योरम। ये एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि अगर बॉडी लीनियर इलास्टिक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, अगर बॉडी लीनियर इलास्टिक है और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, सपोर्ट अनयील्डिंग है, तब उस केस में किसी भी जगह जो वर्क डन होगा उसके कंसेप्ट को यूज करते हुए इन्होंने अपनी कुछ बात कही है। तो वर्क डन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये आपने 11th क्लास में जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देखा होगा फिजिक्स के अंदर। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है दैट इज फोर्स जो भी आप लगाते हैं, फोर्स या लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ही यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर आपने फोर्स किसी एक्स डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट अगर वाई डायरेक्शन में हो गया, तो वहां पे वर्क डन जीरो होगा, वहां पे वर्क डन जीरो होगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक बॉडी है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक बॉडी है, इट इज रेस्टेड ऑन दिस सपोर्ट, ये कोई एक सॉलिड सरफेस है, इट इज द सॉलिड सरफेस, और आपने क्या किया, आपने जो है इसके ऊपर कोई भी एक बॉडी लिया, दिस इज द बॉडी, हियर इट इज द बॉडी, और इस बॉडी पे जब आप पी लोड लगाते हैं, जब आपने पी लोड लगाया, आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो कितना अप्लाई किया, पी लोड अप्लाई किया। तो जब पी लोड लगाते हैं तो पी का डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अंडर द एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड द बॉडी विल डिस्प्लेस, और ये डिस्प्लेस होके मान लीजिए यहां कहीं आ जाती हैं, ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहां कहीं आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हियर इट इज। तो यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी है, राइट। इसको मैं ए डैश बोल देता हूं, तो जब आपने बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से ये जो बॉडी है फोर्स की डायरेक्शन में अगर ये डेल्टा एल का डिस्प्लेसमेंट दे देती है, तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा दैट इज, तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहां पे वर्क डन हो जाएगा P इंटू डेल्टा एल, या डेल्टा एल की बजाय डेल्टा ज्यादा बेटर है, P इंटू डेल्टा। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं, मान लीजिए यहां पे कोई एक बॉडी है, आपने इसके ऊपर जो है P फोर्स लगाया। जैसे P फोर्स लगाते हो, अगर ये बॉडी कुछ इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है, अगर ये बॉडी जो है कुछ यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाती है इस जगह, जब आपने लोड लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट जो दिया वो दिया वाई डायरेक्शन में, इस डेल्टा से, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए डैश है, सो दिस पॉइंट इज ए डैश, और इसने डेल्टा का डिस्प्लेसमेंट दिया और आपने लोड लगाई यहाँ पे। तो अगर मैं इस बॉडी के लिए अगर वर्क डन देखूंगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इसके लिए जो वर्क डन लिखा जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जीरो होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा जीरो। वाई जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में मेजर करना है, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है। कहां मेजर करना है, जहां पे लोड लगाया है, यह भी ध्यान रखना है।
इसी चीज को बेटीज ने यूज किया, दिस कंसेप्ट ये यूज किया है बेटीज लॉ ने। अब इसने क्या कहा, बेटीज लॉ ने क्या कहा, तो ये तो वर्क डन के बारे में हो गया। बेटीज ने क्या कहा, बड़ी सिंपल सी बात कही, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, सिंपल सी बात बोली। क्या 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 कहा इसने, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कोई एक मेंबर है, ये कोई एक बॉडी है जो लीनियर इलास्टिक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सपोर्ट अनयील्डिंग है, ठीक है। जब इस पे फोर्स लगाते हैं, जब इस पे फोर्स लगाते हैं दोस्तों, तो मुझे एक बात बताइए या आप सोचिएगा कि जब मैं इस पे लोड लगाऊंगा तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा। इसका डिफ्लेक्टेड शेप जो है वो रिजिड बॉडी रोटेशन वाला बनेगा या इलास्टिक कर्व बनेगा, जो कि पैराबोलिक इन नेचर होता है। तो देखो स्ट्रेसेस कहां तक है, इलास्टिक जोन में। इलास्टिक जोन के अंदर कैसा शेप बनता है, हमेशा पैराबोलिकली बनता है, कर्व्ड शेप बनता है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा, वो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा कुछ ऐसे, हियर इट इज क्लियर। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम ये कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, मान लीजिए इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया दैट इज द P1, मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया दैट इज द P2, यहाँ पे मैंने फोर्स क्या लगाया, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया दैट इज द P1, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया P2 एंड सो ऑन, P3 P4 Pn जो भी लगा सकते हैं। इस P1 और P2 की वजह से, इस P1 और P2 की वजह से, P1 और P2 की वजह से यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आया है, यहां पे जो डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट आया है, वो आपके पास में आ गया दैट इज x1 एंड x2, x1 एंड x2। किसी अदर जगह मैंने P1 यहां लगाया, इसकी वजह से यहां पे डिफ्लेक्शन x1, मैंने P2 यहां लगाया, उसकी वजह से यहां पे डिफ्लेक्शन x2 वगैरह, इस तरीके से आ गया। ये तो हुआ P सिस्टम ऑफ फोर्स। P सिस्टम ऑफ फोर्स का मतलब P1 P2 P3 एंड सो ऑन, उसकी वजह से किसी अदर पॉइंट पे x1 x2 x3 एंड सो ऑन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। सिंपल है, हो सकता है, इसमें क्या इश्यू है। अब अगर हम बात करें, अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम जो है Q सिस्टम ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, Q1 Q2 Q3, तो वो हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं यहां पे। मैंने Q1 यहां लगाया, मैंने Q2 यहां लगाया, मैंने फोर्स कहां लगाया, मैंने फोर्स लगाया यहां पे दैट इज Q1, और यहां पे लगाया मैंने Q2 एंड सो ऑन। इस Q1 और Q2 की वजह से, इस Q1 और Q2 की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हो गया यहाँ पे y1, एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया y2 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2 एंड y3 y4 वगैरह जो भी है। सिंपल हो सकता है। तो यहां पे कितने सिस्टम ऑफ फोर्स वर्क कर रहे हैं, एटलीस्ट 2, ये और भी हो सकते हैं। तो बेटिस लॉ क्या कहता है, बेटिस लॉ ये कहता है कि भाई यहां पे जो वर्क डन हो रहा है, यहां पे जो वर्क डन हो रहा है वो बराबर होगा यहां पे वर्क डन के, यानी कि P सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है बराबर होगा Q सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है उसके। अब कैसे हम लिखेंगे इस चीज को, इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कुछ ऐसे, मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं दैट इज द P1, और यहां पे लिख रहा हूं दैट इज द P2, P1 और P2, राइट। और इसके नीचे जो डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं वो आ जाएगा P1 इंटू y1 एंड P2 इंटू y2, और ये हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसे प्लस करके चलता रहेगा। तो ये क्या है, फोर्स के नीचे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के नीचे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के नीचे डिस्प्लेसमेंट। अब आप थोड़ा सोचिए कि इस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ या ये डिस्प्लेसमेंट किसी अदर फोर्स की वजह से हुआ था। तो ये जो y1 आया है, ये y1 किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया है। तो यहां पे जो वर्क डन हो रहा है, यहां पे जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो गया, यहां पे जो वर्क डन हो गया P1 इंटू y1 प्लस P2 इंटू y2 प्लस सो ऑन, यानी कि वर्क डन बाय P सिस्टम ऑफ द फोर्स। इसको मैं इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, वर्क डन बाय P सिस्टम ऑफ फोर्स ड्यूरिंग द डिस्टोर्शन कोज्ड बाय Q सिस्टम ऑफ फोर्स। यही हुआ वर्क डन। भाई मैं P इंटू डेल्टा को क्या लिख रहा हूं, वर्क डन बाय P सिस्टम ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्टोर्शन, ये डिस्टोर्शन किसकी वजह से, Q सिस्टम ऑफ फोर्स की वजह से, ड्यूरिंग द डिस्टोर्शन कोज्ड बाय Q सिस्टम ऑफ द फोर्स
इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज वर्क डन बाय क्यू सिस्टम ऑफ फोर्स Q1 Q2 वर्क डन बाय क्यू सिस्टम ऑफ फोर्स ड्यूरिंग द डिस्टोर्शन कोज बाय P सिस्टम ऑफ फोर्स ड्यूरिंग द डिस्टोर्शन कोज बाय P system of the force and this one, this is the Betty's law. सिंपल है। वर्क डन का कंसेप्ट जो हमने देखा था वो कहां गया, वर्क डन का जो हमने कंसेप्ट देखा था वो यही चीज है और कोई अलग नहीं है। लुक एट दिस, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जहां फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में उसी जगह डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं। तो यहां पे मेरे पास चेंजेस क्या है, चेंज ये है कि भाई यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो P की वजह से ना होके Q की वजह से है। दैट्स ऑल, पॉसिबल है। तो दिस इज कॉल्ड बेटीज लॉ। ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड बेटीज लॉ, बेटीज लॉ। क्लियर है। तो कुछ अलग नहीं है, सेम वही डेफिनेशन है, बस इसी चीज को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो यहां पे अगर आप इस चीज को अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय P सिस्टम ऑफ फोर्स दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज P1 P2 P3 Pn work done by P system of force during the distortion caused by Q system of force during the distortion caused by Q system of force that is Q1 Q2 Qn is equal to किसके बराबर होगा, is equal to work done by Q system of force during the distortion caused by P system of force. तो is equal to work done by Q system of force during the distortion caused by P system of force. ये कुछ नहीं है, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों उसी चीज को मैंने लैंग्वेज में लिखा है। देयर इज नथिंग अदर देन दिस, ये और कुछ नहीं है। सिंपल जो है आप लोगों ने इसको जो इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है उसी को आपने जो है लैंग्वेज में लिखा है। दिस इज कॉल्ड बेटीज लॉ, राइट। एक बार इस चीज को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके कि भाई हम लोग कह क्या रहे हैं। ओके तो दोस्तों ये जो हमने लिखा है, ये लिखा है हमने बेटीज लॉ के अंदर फोर्स यानी कि लोड को ध्यान में रखते हुए। अब मैं सेम चीज जो है मैं लिख सकता हूं, किसके लिए मैं लिख सकता हूं, मोमेंट और रोटेशन के करस्पॉन्डिंग, एज वेल एज लोड एंड डिफ्लेक्शन एंड मोमेंट एंड रोटेशन कंबाइंड इफेक्ट भी लिख सकते हैं। तो दोनों को कंबाइंड करके भी लिखा जा सकता है जब आप इसके अंदर लिखेंगे तो अब मैं अगर यहां पे अगर लिखूं, मान लीजिए अगर मैं मोमेंट के रिस्पेक्ट में लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास में इसको हम कुछ ऐसे लिखें, ये क्या हो जाएगा, थीटा वन इज द रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट,
थीटा वन इज द रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट in the direction of theta 1 is the rotational displacement in the direction of m1 due to some other moment m2। थीटा वन जो है रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट है, किसकी वजह से? m2 की वजह से। किस डायरेक्शन में? m1 की डायरेक्शन में। वहीं थीटा टू इज द रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ m2। m2 की वजह से थीटा टू नहीं है, m1 की वजह से थीटा वन नहीं है। पॉइंट क्या है कि थीटा वन रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट है m1 की डायरेक्शन में। किसकी वजह से? m2 की वजह से। m2 की वजह से थीटा वन आया है। आगे क्या लिख रहे? थीटा टू इज द रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ m2 ड्यू टू सम अदर मोमेंट m1, यानी कि m1 की वजह से क्या आ रहा है? m1 की वजह से आ रहा है थीटा टू का डायरेक्शन किधर है? m2 की डायरेक्शन में। तो मैं अगर ये चीज लिखता हूं तो इसी चीज को मैं यहां पे लिख सकता हूं जो ऊपर लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, दैट इज ये हो जाएगा m1 इंटू थीटा वन इज इक्वल टू m2 इंटू थीटा टू। इस m2 की वजह से थीटा वन आया था और m1 की वजह से थीटा टू आया था। वही चीज है जो हमने ऊपर लिखा है। P1 की वजह से जो है, P1 की वजह से x1 आया है और Q1 की वजह से y1 आया है। यही तो लिखा है हमने भाई। P1 की वजह से क्या था? x1 और Q1 की वजह से क्या था? y1। तो यहां पे वही चीज लिखे हैं। थीटा टू की वजह से क्या है? थीटा वन। सॉरी, m2 की वजह से क्या है? थीटा वन। m1 की वजह से क्या है? थीटा टू। सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं मोमेंट और रोटेशन की फॉर्म के अंदर। तो मैं इस चीज को यहीं पे रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई जो हमने ये इक्वेशन लिखी है वो किस बेसिस पे लिखी है। क्लियर है? तो ये भी आप लिख सकते हो केस वन करके, ये भी आप लिख सकते हो, दैट इज केस वन करके, क्लियर? सो ये हो जाएगा, दैट इज कोल्ड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैक्सवेल, सॉरी ये हो जाएगा बेटिस लॉ। क्या हो जाएगा? बेटिस लॉ, राइट। चलिए अब यहां पे एक लास्ट देख लेते हैं जो कि है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहता है? मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम ये कहता है कि आपने बेटिस के अंदर क्या बोला? दो सिस्टम ऑफ फोर्स वर्क कर रहे हैं, दैट इज पी सिस्टम ऑफ फोर्स एंड क्यू सिस्टम ऑफ फोर्स। ये क्या कहता है? ये बड़ी सिंपल सी बात कहता है। ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक बॉडी है और इस बॉडी के अंदर वही कंडीशन इनिशियल वाली सेटिस्फाई होगी। तो जब इनिशियल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसका डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कहता है कि भाई जब आप यहाँ पे पी सिस्टम ऑफ फोर्स लगाते हैं, जब आपने यहाँ पे पी सिस्टम ऑफ फोर्स लगाया, तो यहाँ पे आपने जब पी सिस्टम ऑफ फोर्स लगाया तो किसी अदर जगह जो डिफ्लेक्शन हुआ वो हमने बोल दिया डेल्टा बी। आपने किसी ए पॉइंट के ऊपर लोड लगाया, दैट इज द पी। वहीं अगर आप इस जगह जब आप पी लोड लगाते हैं तो यहां पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो हो जाएगा डेल्टा ए। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल क्या कहता है? मैक्सवेल रेसिप्रोकल ये कहता है कि भाई आप यहां पे पी लगा रहे हो तो यहां पे डिफ्लेक्शन, यहां पे पी लगा रहे हो तो यहां पे डिफ्लेक्शन जो है वो आएगा। तो मैं यहां पे वर्क डन और यहां पे वर्क डन देखूंगा तो दोनों जगह वर्क डन क्या होगा? बराबर होगा। तो ये डेल्टा और ये डेल्टा बराबर होगा। ये मैक्सवेल ने बात कही। तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि भाई यहां पे मैंने 5 किलोन्यूटन का लोड लगाया, इसकी वजह से किसी अदर पॉइंट पे मान लीजिए कुछ 1 mm का डिफ्लेक्शन आ गया। अगर मैं यहाँ पे 5 किलोन्यूटन का लोड लगाता हूं और यहाँ पे मान लेते हैं 1 mm का डिफ्लेक्शन आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है बराबर ही होना है, क्योंकि दोनों पे लोड की इंटेंसिटी क्या है? बराबर है। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम ये कहता है
कि भाई मैं यहां पे पी सिस्टम और क्यू सिस्टम दो अलग अलग सिस्टम ऑफ फोर्स कंसीडर नहीं कर रहा हूं. आई एम कंसिडरिंग द सिंगल सिस्टम ऑफ द फोर्स व्हेन आई अप्लाई द लोड एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस पॉइंट लोड. ए पॉइंट पे जब मैं लोड अप्लाई करता हूं ड्यू टू दिस सम अदर पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिफ्लेक्शन जो हो रहा है डेल्टा बी होगा. अब मैं बी पॉइंट पे कुछ पी सिस्टम ऑफ फोर्स अप्लाई करता हूं, देन ए पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो हो जाएगा डेल्टा बी. तो वर्क डन एट ए पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन एट बी पॉइंट. दोनों जगह वर्क डन क्या होगा, बराबर होगा. सो कंक्लूजनली हम बोल सकते हैं कि भी डेल्टा ए यानी कि डिफ्लेक्शन जो है दोनों जगह बराबर होगा. दिस इज गिवन बाय द मैक्सवेल रेसिप्रोकल मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम. तो ये अपने आप में एक स्पेशल केस है बेटीज लॉ का. बेटीज लॉ ने पी और क्यू सिस्टम अलग अलग फोर्सेस माने थे, बट ये कहता है कि सेम मान लो और सेम मान के आप इसको जो है कंसीडर कर लो. तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा. सबसे पहला पॉइंट तो हो जाएगा इट इज द स्पेशल केस ऑफ बेटीज लॉ. इट इज स्पेशल केस ऑफ बेटीज लॉ. बेटीज लॉ, it is the special case of Bett's law in which P system of force is equal to Q system of force. In which P system of force is equal to in which P system of force is equal to Q system of force. Q system of force यानी कि दोनों सिस्टम ऑफ फोर्स इसमें क्या होंगे, बराबर होंगे. तो बराबर होंगे तो दोस्तों यहां पे आप क्या करिए, इसको बना लीजिए. हियर इट इज द वन. और यहां पे जब आप लोड अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से यहां पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो हो जाएगा डेल्टा ए. यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो हो जाएगा डेल्टा बी. दिस इज द पॉइंट ए और पॉइंट बी, और दोनों जगह पी लोड लग रहा है. तो वर्क डन एट पॉइंट ए क्या होगा, अगर हम देखें तो वर्क डन एट पॉइंट ए क्या होगा, दैट इज पी इंटू डेल्टा ए. वर्क डन पॉइंट ए पॉइंट पे वर्क डन कितना हो गया, P इंटू डेल्टा ए. वर्क डन एट पॉइंट बी व्हाट इज दैट, तो ये हो जाएगा दैट इज P इंटू डेल्टा बी. बेटीज लॉ ये कहता है कि दोनों जगह वर्क डन क्या होगा, बराबर होगा. तो फ्रॉम बेटीज मैक्सवेल रेसिप्रोकल, बेटीज लॉ नहीं, फ्रॉम मैक्सवेल रेसिप्रोकल लॉ क्या होगा, वर्क डन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन एट पॉइंट बी. ए और बी पॉइंट पे क्या होगा, वर्क डन बराबर होगा तो पुट कर दीजिए. तो यहां पे हो जाएगा दैट इज P इंटू डेल्टा ए इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा बी. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दैट इज डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा बी. सो हियर इट इज. ये मैक्सवेल रेसिप्रोकल लॉ कहता है. इसका बहुत महत्व है. आप जब आगे हम जब प्रॉब्लम बनाएंगे मैट्रिक्स मेथड में, तब ये मैट्रिक्स मेथड के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है. तो इसका अपना एक महत्व है. जब हम लोग आगे मैट्रिक्स मेथड देखेंगे तब हम इसको जो है वो यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली, राइट. सो दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल रेसिप्रोकल लॉ. तो ये कुछ अलग अलग थ्योरम थी जिसको लेके आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम बना लेते हैं ताकि ये और चीजें क्लियर हो जाएं, राइट. तो यहां पे अगर हम देखें तो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं.
मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक बॉडी गिवन है, सपोज करिए ये कोई एक बीम गिवन है, दिस इज द बीम सेक्शन, और इस बीम सेक्शन में क्या बोल रहे हैं, इस बीम सेक्शन में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज सी। इसमें आपको क्या दे रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ये हो जाएगा अगर मैं बी पॉइंट पे 100 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई करता हूं, अगर मैं बी पॉइंट पे 100 किलो न्यूटन का लोड अगर अप्लाई करता हूं, अगर मैंने बी पॉइंट पे 100 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई किया है, तब उस केस में ए पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन आया है और सी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन आया है वो आ गया था आपके पास, दैट इज 10 और 15 mm, दैट इज 10 और 15 mm, 10 mm और 15 mm। आपने क्या किया, 100 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई किया कहां पे, बी पॉइंट पे, तब ए और सी पे जो डिफ्लेक्शन आया वो आ गया 10 और 15 mm का। अब अगर आप यहां पे ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे 100 और 300 किलो न्यूटन, आई थिंक सो 100 और 300 किलो न्यूटन, बी और सी पॉइंट पे अगर आप 100 और 300 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई करते हैं, 100 किलो न्यूटन और 300 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई करते हैं, तब उस केस में बी पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को देखिए और ये बताइए कि भाई ये है किस चीज का प्रॉब्लम, कैस्टिग्लियानो थ्योरम का है, बेटिस लॉ का है, या फिर ये जो है वो मैक्सवेल रेसिप्रोकल का है। जस्टिफाई करिए एंड देन उसको सोल्व करिए। लुक द क्वेश्चन। तो यहां पे अगर हम देखें तो भाई मेरे पास में दो सिस्टम ऑफ फोर्स हैं। मैं अगर इस चीज को ध्यान से देख रहा हूं तो एक पी सिस्टम ऑफ फोर्स है और एक दूसरा क्यू सिस्टम ऑफ फोर्स है, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, बेटिस लॉ से इसको सोल्व कर सकता हूं। तो फ्रॉम बेटिस लॉ अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम बेटिस लॉ, बेटिस लॉ क्या हो जाएगा, पी सिस्टम ऑफ फोर्स, वर्क डन जो होगा वो पी सिस्टम ऑफ फोर्स की वजह से क्या होगा, 100 इंटू 10 प्लस 300 इंटू 15, यही होगा। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 प्लस 300 इंटू 15 इज इक्वल टू क्यू सिस्टम ऑफ फोर्स दिस वन। तो ये हो जाएगा आपके पास 100 इंटू डेल्टा बी, 100 इंटू डेल्टा बी, 100 इंटू डेल्टा बी, राइट। तो यहां पे देखिए क्या होगा आंसर, ये यहां पे 500 किलो न्यूटन का लोड है, दिस इज द 500। तो यहां पे बताइए कितना होगा अगर आप इसको सोल्व करेंगे, तो व्हाट इज द डेल्टा बी हियर। तो एक अननोन एक इक्वेशन आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज 15 इंटू 3 45 और ये 10 55, और इसे डिवाइड करोगे तो डेल्टा बी का जो वैल्यू आ जाएगा आपके पास, दैट इज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 11 mm। ठीक है, तो आप इसको सम करोगे तो ये हो जाएगा 4500 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 500, ये डिवाइड होगा 500 से, तो वैल्यू आ जाएगा 11 mm। तो द फाइनल आंसर इज द 11 mm। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। गेट में, ईएससी में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो लुक द क्वेश्चन और आइडेंटिफाई करिए किस चीज का प्रॉब्लम है एंड देन अकॉर्डिंगली उसको क्या करिए, सोल्व करिए। सो दोस्तों ये तो बेसिक थ्योरम थी जो हमने अलग अलग बात करी थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो फोर्स मेथड के जो एग्जांपल हमने लिखे थे, जो आपके सिलेबस में, उनको सबको हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो होगा एनर्जी मेथड, जिसके अंदर पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड को हम लोग और कवर करेंगे और क्या क्या उसका यूज है, किस तरीके से प्रॉब्लम सोल्व होते हैं, वो सब हम देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।